टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर। ये हाइड्रोजन चैप्टर का 4th वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिपरेशन, फिर उसका प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका स्टोरेज, कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है सो उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, तो उसके स्टेबिलिटी से रिलेटेड बात। फिर उसके कंसंट्रेशन को, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, कंसंट्रेशन को अलग अलग मेथड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सारा चीज़। और फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन। हम लोग का टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। प्रिपरेशन का सबसे पहले हम लोग मेथड जो पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड होता है Na2O2। तो Na2O2 का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2SO4 के साथ, और ये रिएक्शन कोल्ड एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाना है। ठंडा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद ही एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर उसको कंसनट्रेटेड हॉट ले लेंगे तो वो H2O2 बनेगा और डिकम्पोज कर जाएगा। यहाँ कोल्ड लेना है। ये आसानी से आपको दिख रहा है कि इधर का ऑक्सीजन और इधर का हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और इधर बन जाएगा H2O2। और इधर क्या बच गया, तो इधर सोडियम और सल्फेट, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएगा Na2SO4। तो ये हम लोगों के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन का एक मेथड है। इसको हम लोग कहते हैं मर्क्स प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है मर्क्स प्रोसेस। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन का एक मेथड है। हम लोग दूसरा मेथड देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन का सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। तो बेरियम पेरोक्साइड में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 8। तो ये 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसका रिएक्शन भी हम लोग H2SO4 के साथ ही करवाएंगे। यहाँ भी जो ये ऑक्सीजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन के साथ, इधर हम लोगों को मिल जाएगा H2O2, और साथ में क्या मिलेगा, तो यहाँ से बेरियम और इधर सल्फेट, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके बना लेगा बेरियम सल्फेट। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8H2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन का एक और मेथड है जो कि बेरियम पेरोक्साइड से ही हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग बेरियम पेरोक्साइड जैसे लिखते हैं BaO2, और H2SO4 के बदले यहाँ पर हम लोग लेते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O2 बनाएगा। ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, और ये फॉस्फेट जो है सो बेरियम के साथ जाएगा, तो ये बेरियम का फॉस्फेट बनेगा। PO4 का वैलेंसी जो है सो 3 रहता है, तो इधर 3 और ये 2, तो इधर बेरियम फॉस्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का ये जो है सो हम लोगों के पास दूसरा मेथड था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनाने का अगला मेथड जो हम लोग लिखेंगे ये होता है फ्रॉम 2-अल्काइल एंथ्राक्विनोल। 2-अल्काइल एंथ्राक्विनोल। 2-अल्काइल एंथ्राक्विनोल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो आपको पता होगा कि एंथ्रासीन होता है। एंथ्रासीन में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 3 बेंजीन रिंग रहता है, तो ये है एंथ्रासीन। इसी में हम लोग एक जगह पे यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ एक OH और यहाँ एक OH, तो ये कंपाउंड है 2-अल्काइल एंथ्राक्विनोल। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन स्पेशली और कहीं से नहीं लाना है, एयर का जो ऑक्सीजन है वही यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके बनाएगा H2O2, और जो इधर ये जो एंथ्रासीन वाला पार्ट है
इसमें हम लोग इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बना के लिख सकते हैं। ये 3 रिंग जो है सो बेंजीन वाला रहेगा और इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में जो है सो मॉडिफिकेशन दिखेगा। ये अल्काइल ग्रुप इधर रहेगा, यहाँ पर OH नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ O आ जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के पास इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनता है, इस वजह से यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है। तो इसका नाम हम लोग कहते हैं 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉल। तो स्टार्टिंग में हम लोगों के पास था 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉल OH अल्कोहल और बाद में हो गया क्विनॉन। तो ये एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का मेथड है। इसमें ये जो हम लोगों के पास 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉन बना हुआ है, इस 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉन को अगर आप वापस फिर से चाहते हैं कि एंथ्राक्विनॉल मिल जाए तो इसको आप फिर से बना सकते हैं। वापस ये OH और OH आ जाएगा। करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग इसको रिडक्शन करवा देते हैं। हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये रिएक्शन इधर हो जाएगा और वापस हम लोग को क्या मिल गया, ये 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉल मिल जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन का जो है सो जो मेन स्टार्टिंग मटेरियल था वो वापस हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रिपरेशन का 4th मेथड है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4। 50% कंसनट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम लोग करते हैं तो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोगों को मिलता है। रिएक्शन कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं। H2SO4 है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। 2 मोल इसका हम लोग लेते हैं तो ये ब्रेक करेगा H+ आयन, 2 H+ आयन बनेगा और 2 HSO4-। H2SO4 का 2 पार्ट हो गया, एक H+ और एक HSO4-। चूँकि हम लोगों ने 2 मोल लिया था इसलिए 2 मोल H+ और 2 मोल HSO4- मिला। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है ये जाएगा कैथोड पर, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है ये जाएगा एनोड पर। तो पहले हम लोग देख लें कैथोड वाला रिएक्शन। कैथोड पे जो रिएक्शन होगा उसको अगर हम लोग देखें तो 2 H+ आयन है, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस होकर के बनाएगा हाइड्रोजन। हम लोगों को इससे मतलब नहीं है ये हाइड्रोजन जो है सो बना, हम लोगों को मतलब है इससे, ये जो HSO4- है उससे। तो उसका क्या चेंज होगा उसको आगे देखते हैं। HSO4- जाएगा कहाँ, एनोड पे। तो एनोड पे हम लोगों के पास आएगा HSO4-। 2 मोल है HSO4-। ये दोनों आपस में जो है सो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन 2 हो गया तो H2 लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन है H2, सल्फ़र भी 2 है तो S2 और ऑक्सीजन 1 में 4 है, 2 बार करेंगे तो 8 एटम्स हो जाएगा। तो ये H2S2O8 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो H2S2O8 बना है इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, ये है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसी का एक नाम और होता है मार्शल्स एसिड। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल्स एसिड। तो इस मार्शल्स एसिड का आगे रिएक्शन हम लोग देखेंगे वाटर के साथ। वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तब हम लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड या फिर पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोगों को मिल जाता है तब उसका वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाने पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। कैसे, तो वो स्टेप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मार्शल एसिड था H2S2O8, इसका वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन। तो H2S2O8 का जो है सो पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लें। तो ये जो है सो हम लोग का पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि एक सल्फ़र 2 सल्फ़र हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और बाकी जो है सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो गया। तो ये ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड
और ये पेरोक्साइड बॉन्ड का 2 ऑक्सीजन और 2 वाटर मॉलिक्यूल का 2 हाइड्रोजन के साथ आपस में रिएक्शन करेगा। ये दोनों ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन बनाएगा क्या, H2O2। उसके बाद इधर जो हम लोगों का पोर्शन है OH, सल्फ़र के साथ इधर 2 ऑक्सीजन, तो ये OH और सल्फ़र के साथ ये 2 ऑक्सीजन और एक OH इधर जाके अटैच हो जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल बना जो कि क्या है, तो ये गौर से देखने पे पता चलेगा आपको H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन 1 2 3 4 है। वही सिचुएशन इधर राइट साइड वाला पोर्शन में भी हो रहा है। इधर OH दिख रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सल्फ़र से जुड़ा हुआ है और इधर एक और OH आके जुड़ जाएगा, यही चीज़ बनेगा, इसलिए इसको हम लोगों ने 2 मोल लिखा है। तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2SO4 दोनों हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर दें, कि 2 वाटर मॉलिक्यूल होगा, ये H2O2 मिलेगा और इधर 2 जो है सो वापस फिर से H2SO4 हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस से H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का मेथड। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला लिखा हुआ है यहाँ, कलरलेस लिक्विड होता है। बिल्कुल कलरलेस नहीं होता है, हल्का ब्लू कलर का जो है सो ये दिखाई देगा। अगर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो ये हल्का सा लाइट ब्लू कलर का दिखाई देता है, अदरवाइज़ पानी के जैसा जो है सो कलरलेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये लिखा हुआ है 272.4 केल्विन में है, ये 272.4 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 423 केल्विन। फिर डेंसिटी, 2 कंडीशन में डेंसिटी यहाँ पे है पता। एक तो लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर होगा तो उसका डेंसिटी है 1.44 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉलिड स्टेट में है तो उसका डेंसिटी है 1.64 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सॉलिड स्टेट का डेंसिटी और ये लिक्विड स्टेट का डेंसिटी। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो, इस वजह से सॉल्युबल इन वाटर होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाया जाएगा, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये जो है सो पानी में सॉल्युबल होगा। बाद हम लोगों को डिस्कस करना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का कई सारा मेथड है। जैसे मोलरिटी में अगर बात करें कि अगर किसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सैंपल का मोलरिटी 1 है तो फिर उसका नॉर्मलिटी 2 होगा। ये रिलेशन याद रखेंगे तो आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। और 1 मोलर का रिलेशन जो है सो नॉर्मलिटी में 2 हो जाएगा। फिर 3.4 जो है सो ये परसेंट में होगा और ये इक्विवेलेंट है 11.2 जो है सो इसका वॉल्यूम होगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग जो है सो न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखें कि अगर बोला जाए कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2। क्वेश्चन है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जिसका नॉर्मलिटी दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि अगर नॉर्मलिटी 2 है तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 11.2। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस ये 2 नॉर्मलिटी है, सिंस 2 नॉर्मल इज इक्विवेलेंट टू 11.2 वॉल्यूम, इसलिए 1 नॉर्मल अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11.2 बाई 2 दैट इज़ 5.6 वॉल्यूम। और हम लोगों से पूछा जा रहा है 1.5 नॉर्मल, तो 1.5 नॉर्मल जो है सो हो जाएगा 1.5 इंटू 5.6, ये आ जाएगा 8.4 वॉल्यूम। तो ये आसानी से जो है सो हम लोग इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ये रिलेशन सिर्फ आपको याद होना चाहिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ही है सिर्फ, और किसी लिक्विड पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 मोलरिटी का वो स्ट्रेंथ जो है सो 2 नॉर्मल और 3.4% और 11.2 वॉल्यूम होता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रेंथ है। फिर आगे हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये क्या चीज़ होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे
हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है और उसमें जो है सो ये लिखा हुआ है 10 वॉल्यूम H2O2। तो 10 वॉल्यूम H2O2 का क्या मतलब है कि अगर आप इसमें से 1 मिलीलीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में जान लीजिए कि ये H2O2 डिकम्पोज करता है ऑक्सीजन और वाटर में। 2 मोल अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पर ये 2H2O और O2 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। तो 1 मिलीलीटर H2O2 ये वाला सैंपल अगर हम लोगों के पास है, अगर कोई सैंपल है जिसमें कि लिखा हुआ है 10 वॉल्यूम H2O2, तो उस 10 वॉल्यूम H2O2 का अगर 1 मिलीलीटर हम लोग निकालेंगे तो वो 10 मिलीलीटर O2 STP पर रिलीज करेगा। अगर किसी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम H2O2, किसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के किसी सैंपल का वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर 20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें से अगर आप 1 मिलीलीटर H2O2 लेंगे तो उसका 1 मिलीलीटर जो है सो प्रोड्यूस करेगा 20 मिलीलीटर O2 एट STP। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ वो अमाउंट होता है जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम वो प्रोड्यूस करता है एट STP। कितना H2O2 लेना है तो 1 मिलीलीटर। तो हम लोग इसको कह सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ O2 इन मिलीलीटर एट STP प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीलीटर H2O2। 1 मिलीलीटर H2O2 से जितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलीलीटर में प्रोड्यूस होगा, मिलीलीटर में प्रोड्यूस होगा एट STP, उसी को हम लोग कह देते हैं उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, गैस फेज़ में और सॉलिड फेज़ में। तो इसको प्रैक्टिकली जो है सो हम लोग समझ लें क्या है। तो कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर जो है सो ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। ओपन बुक जैसे ये कि एक किताब है, तो ऐसे ही जो है सो हम लोगों के पास ये ऐसे। इसमें क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ से बॉन्ड आएगा, यहाँ एक ऑक्सीजन होगा, फिर एक यहाँ ऑक्सीजन होगा और फिर एक यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो ये आधी खुली हुई किताब के जैसा जो है सो इसका ये स्ट्रक्चर है। ये आपको जो है सो एक प्लेन दिख रहा है जो दीवार के साथ जो है सो मैच कर रहा है, और एक नीचे वाला ये दिख रहा है जो कि ज़मीन जो सरफेस है उसके साथ मैच कर रहा है। तो ये हम लोगों का जो है सो एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन, मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाता है पेरोक्साइड बॉन्ड। और फिर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड। अब ये 2 फेज़, अलग अलग फेज़ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। गैसियस फेज़ में जो है सो यहाँ का बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है कितना, 111.5 डिग्री, और सॉलिड स्टेट में ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है, 90.2 डिग्री। गैसियस स्टेट में ये अंदर वाला जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम होता है, 94.8 डिग्री होता है, और इधर जो अंदर वाला बॉन्ड एंगल है सॉलिड स्टेट में वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है सो आपको ध्यान में रखना है। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है, और चूँकि ये सिंगल प्लेन में नहीं हो सकता, एक ये वाला प्लेन है और एक ये दूसरा वाला प्लेन है, इसलिए इसको हम लोग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आए तो जिसमें कि अगर ओपन बुक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का तो उसको टिक करेंगे, और अगर ये ना दे करके ये दिया हुआ है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर तो फिर उसको हम लोग टिक करेंगे। दोनों आंसर सही हो सकता है। टॉपिक है हम लोगों के पास स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करके कैसे रखते हैं, ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद से वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज करते रहता है, और इस डिकम्पोजिशन के लिए जो है सो इसको एनर्जी मिलता है कहाँ से, तो ये लाइट में अगर रखा हुआ है तो लाइट से भी उसको एनर्जी मिल जाएगा। इसलिए हम लोग इसको प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट करेंगे, लाइट से बचा के रखना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो कैप्टिन कलर्ड बॉटल्स, रंगीन बोतल में रखेंगे तो लाइट से जो है सो उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताया गया क्या कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हम लोग जो स्टार लगाए हुए हैं,
यहाँ पर हम लोग कुछ कंपाउंड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि इसको स्टेबल बना देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कि स्टेबलाइज़र। तो स्टेबलाइज़र के तौर पर यूरिया को यूज़ किया जा सकता है, फॉस्फोरिक एसिड को यूज़ किया जा सकता है, ग्लिसरॉल को यूज़ किया जा सकता है, या फिर एसिटानिलाइट को यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब जो कंपाउंड है, यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, एसिटानिलाइट, ये सब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज होने से बचाएगा। फिर क्या है कि इसको अगर हम लोग डस्ट से प्रोटेक्ट करके रखें, फ्री फ्रॉम डस्ट, मेटल्स, इवन अगर ग्लास होगा तो उसके साथ भी ये जो है सो आसानी से डिकम्पोज कर जाता है। इसलिए ग्लास को क्या करते हैं कि ग्लास के चारों तरफ जो है सो वैक्स का हम लोग कोटिंग कर देते हैं। तो कहते हैं वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल्स में रखना इसको प्रोटेक्ट करता है।